गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आज हम लोग करने वाले हैं द नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, ओके, एंड दैट इज रिलेटिंग टू सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं इस चार्जेस के चैप्टर में। एक है जब चार्ज क्रिएट होता है हम उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और दूसरा है जब चार्ज मॉडिफाई होता है तो इस मॉडिफिकेशन को भी हमें रजिस्टर करना जरूरी है। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटिंग टू सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अगर कर जाके कंपनी ने जितने ड्यूज देने थे वो सारे के सारे ड्यूज दे दिए एंड द रीपेमेंट हैज बीन डन, तो इसी को कहते हैं हैज सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। जैसे ही कंपनी ने अपने देने वाले ड्यूज दे दिए हैं, कंपनी को इसी सैटिस्फैक्शन के बारे में आरओसी को रिपोर्ट करना जरूरी है। देखो, आप कुछ भी क्यों ना करो, सैटिस्फैक्शन के बारे में आरओसी को रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि जो रिकॉर्ड आरओसी के पास है वही डेटा को फाइनल माना जाएगा। इनफैक्ट आप लोग जानते हो, जब आप चार्ज रजिस्टर करते हो आपको आरओसी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट देती है, तभी लीगली माना जाता है कि आपने चार्ज क्रिएट किया है। नहीं तो आप जानते हो, एज अगेंस्ट द लिक्विडेटर इट विल बी ट्रीटेड एज इफ द चार्ज हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड एंड द चार्ज होल्डर विल बी कंसिडर्ड एज एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर हमने ये भी देखा था, जब चार्ज क्रिएट होता है तब तो रजिस्ट्रेशन होता ही है, बट अलोंग विद दैट जब कभी भी चार्ज मॉडिफाई होता है, मतलब वेरिएट होता है, तो ये मॉडिफिकेशन के बारे में भी आरओसी को रिपोर्ट करना जरूरी है। वैसे ही अब ये तीसरा कॉन्सेप्ट है जो कहता है जब कभी भी चार्ज सैटिस्फाई होता है, जब कभी भी आप पेमेंट कर लेते हो इन फुल, तो ये सैटिस्फैक्शन जो है, इस सैटिस्फैक्शन के बारे में भी आपको आरओसी को बताना कंपलसरी है। ठीक है, दिस सैटिस्फैक्शन इज रिपोर्टेड टू द आरओसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days इन फॉर्म नंबर CHG4। कौन से फॉर्म नंबर में? CHG4। तो देखो, 1 वॉज रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता था वो CHG2 था। फिर मॉडिफिकेशन भी आप CHG1 में देते थे, और मॉडिफिकेशन रजिस्टर होने के बाद आरओसी आपको देता था CHG3। और अब जब सैटिस्फैक्शन आपको रिपोर्ट करना है आरओसी के पास, तब आप लेके जाते हो फॉर्म नंबर CHG4 विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द सैटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज। किसके पास जा रहे हो आप? आरओसी के पास। कितने दिनों के अंदर? 30 days के अंदर। फॉर्म नंबर क्या है? CHG4। बट 30 दिनों में अगर आप सैटिस्फैक्शन रिपोर्ट नहीं कर पाए, आपको डरने की बात नहीं है, आपके पास है 300 days। ओके, 300 days के विद इन भी आप क्या कर सकते हो? इसी सैटिस्फैक्शन को कर सकते हो रजिस्टर विद द आरओसी। सो बेसिकली एडिशनल 270 days मिल रहे हैं। बट जब हम 300 दिन कहते हैं, 300 दिन इज राइट फ्रॉम द डेट ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ द चार्ज। आप जब 300 दिनों के टाइमलाइन में जाते हो तब भी फॉर्म नंबर जो इस्तेमाल होगा दैट इज गोइंग टू बी CHG4, बट हियर यू विल हैव टू पे एडिशनल फीस। एडिशनल फीस इज काइंड ऑफ लेट पेमेंट ऑफ फीस। तो लेट पेमेंट मतलब लेट पेमेंट इन द सेंस लेट फीस फॉर लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ द सैटिस्फैक्शन। आप ये एडिशनल फीस देते हो, बट यू कैन स्टिल गेट दिस पर्टिकुलर सैटिस्फैक्शन रजिस्टर्ड। बट इसमें ना एक ट्विस्ट है, कंपनी जब सैटिस्फैक्शन के बारे में आरओसी को रिपोर्ट करती है, आरओसी डायरेक्टली कंपनी की बातों को सुनता नहीं है। ओके, आरओसी पहले क्या करेगा? एक 14 days शो कॉज नोटिस चार्ज होल्डर को इशू करेगा कि हे चार्ज होल्डर, देखो कंपनी मेरे पास आई है कहते हुए कि जितना पेमेंट करना था ना उतना पेमेंट हमने कर दिया है। क्या सच में आपका चार्ज सैटिस्फाई हो चुका है, या क्या कंपनी बस बातें बना रही है और लोगों को गुमराह कर रही है? तो ऐसा कंफर्मेशन आरओसी लेता है। किससे लेता है? चार्ज होल्डर से। बिकॉज हु इज इंटरेस्टेड इन द चार्ज? चार्ज होल्डर। अरे उसी ने तो पैसे दिए है ना, वो तो लेंडर है, और वो तो वो एसेट जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है उस पर भी इंटरेस्टेड है। तो उसके साथ धोखा नहीं होना चाहिए कि पीछे से कंपनी ने क्या कर दिया? सैटिस्फैक्शन रिपोर्ट कर दिया। ये धोखा ना हो और चार्ज होल्डर प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए हमने कहा है आरओसी डायरेक्टली कंपनी की बातें नहीं सुनेगा। आरओसी पहले
एक 14 डेज नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस. ओके, आफ्टर विच व्हाट विल हैपन इज, अगर कोई भी सफिशिएंट रीजन चार्ज होल्डर ने नहीं दिया तो फिर आरओसी क्या करेगा, इस सैटिस्फैक्शन को रजिस्टर कर लेगा अपने बुक्स में. गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स? पक्का. अब देखो 300 दिन हो गए, 300 दिन मतलब 30 तो चले गए, एडिशनल 270 भी चले गए, फिर भी आपने सैटिस्फैक्शन को रजिस्टर नहीं किया है, तब भी आपके पास लास्ट चांस है. लॉ मेकर कहता है यू कैन स्टिल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब आरओसी के पास आप नहीं जा सकते. अब जो अथॉरिटी गवर्न करने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात है ना, ये 82 में नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है 87 में. वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड द पावर टू द रीजनल डायरेक्टर, द आरडी, बट एग्जामिनेशन में आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखोगे तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम. अगर आपको लगता है मेरे को याद नहीं आ रहा है या दिक्कत हो रही है, इवन इफ यू राइट डाउन सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल ओके. ठीक है, तो सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूं. अगर 300 दिन हो गए चार्ज को सेटिस्फाई करके, फिर भी आपने आरओसी को रिपोर्टिंग नहीं की है रिलेटिंग टू द सेटिस्फैक्शन, यू स्टिल हैव वन लास्ट चांस एंड दैट इज यू कैन गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डीले को कंडोन करेगा. कंडोन करना मतलब फॉरगिव करना. बट कंडोन कब करेगा? इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फील्स दैट दिस नॉन रजिस्ट्रेशन was because of some accidental reason or the company genuinely has some just and equitable ground for not registering this satisfaction of charge. So basically case to case basis central government खुद देखेगा कि क्या कारण है आपका, क्यों 30 दिनों में नहीं आए, 30 दिन छोड़ो क्यों 300 दिनों में भी आप नहीं आए. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा ना कि हाँ इसका रीजनिंग एकदम जेन्युइन है, जस्ट मतलब वेरी जेन्युइन ग्राउंड है, इक्विटेबल ग्राउंड है, या कुछ तो एक्सीडेंटल ग्राउंड है, इसको लगा कि हमारी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कंपनी सेक्रेटरी को लगा डायरेक्टर ने कर दिया, मिसकम्युनिकेशन, इट वॉज जस्ट एक्सीडेंटल, हमारा कोई इरादा नहीं था, इट जस्ट हैपेंड. तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लग रहा है ना आपका केस जेन्युइन है, इट विल कंडोन योर डिले. कंडोन करना मतलब फॉरगिव कर देना, माफ कर देना. और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी को ऑर्डर देगा कि ये जो कंपनी है ना इसके सेटिस्फैक्शन को आप रजिस्टर करवा लीजिए. और फिर आरओसी सेटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट इशू करता है इन फॉर्म नंबर CHG5. तो एक बार आरओसी ने सेटिस्फैक्शन का सर्टिफिकेट इशू कर लिया ना, तो अब हम कहेंगे कि हाँ जितना ड्यू देना था उतना ड्यू हमने दे दिया है, हमारे साइड से हमने हमारा कमिटमेंट पूरा कर दिया है. नोबडी कैन चैलेंज द फैक्ट कि आपने पैसा नहीं दिया है, माना जाएगा कि आपने पैसा दे दिया है. यस और नो गाइस? बट याद रखना, कंपनी अगर डायरेक्टली जा रही है, आरओसी डायरेक्टली कंपनी की बातें नहीं सुनेगा, 14 डेज नोटिस देगा, रीजंस मांगेगा, और अगर कोई रीजंस नहीं मिले तो ही सेटिस्फैक्शन को वो अपने बुक्स में रजिस्टर करेगा. 30 नहीं तो 300 दिन, 300 दिन में भी आपने सेटिस्फैक्शन को रजिस्टर नहीं किया, अब आरओसी के पास नहीं जाओगे, किसके पास जाओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट आपके डीले को कंडोन करेगा ओनली इफ इट फील्स दैट द नॉन रजिस्ट्रेशन वाज एक्सीडेंटल और यू हैव सम जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 82 एज वेल एज सेक्शन नंबर 87. ओके, फॉर्म नंबर है CHG4. ओके, और अगर आप 87 में जा रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास माफी मांगने के लिए, ये डीले के लिए, तब आप लेके जाते हो CHG8. कौन सा फॉर्म लेके जा रहे हो? CHG8. सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 82 एंड सेक्शन नंबर 87. चेक इट आउट, यही है 82. यहां पे सिर्फ CHG1 के बदले CHG4 लिख लो प्लीज.
चार्ट नंबर 6.2 ना? हाँ, ओके, 33 पेज नंबर। तो देखो ना, ये पॉइंट क्या कहता है, सुन रहे हो क्या मेरी बात? कि जैसे ही आपने सारे के सारे ड्यूज पूरे कर दिए, आपको CHG1 ROC के पास सबमिट करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ दिस सेटिस्फैक्शन। 30 दिनों में नहीं किया, यू कैन ऑल्सो गो टू दी ROC के पास ही जाओगे यहां पे भी, बट दैट विल बी विद इन अ पीरियड ऑफ 300 डेज ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट ROC आपकी बातों को इज्जत नहीं देगा। ROC पहले क्या करेगा, 14 डेज शो कॉज नोटिस चार्ज होल्डर के फेवर में इशू करेगा। चार्ज होल्डर ने अगर कुछ भी रीजन नहीं दिया, तभी सेटिस्फैक्शन को किया जाएगा रजिस्टर। सो दैट इज सेक्शन नंबर 82। तो हमारा आई थिंक चार्ट नंबर 6.1 पूरा हो चुका है, जिसमें हमने चार्ज का मीनिंग देखा था। 77, 78, 79 भी कल हमने देखा था, और साथ साथ में कल हमारा सेक्शन 80 हो चुका था, आज हमारा 82 भी हो चुका। अब लास्ट चार्ट है आई थिंक दिस वन, है ना? और इस चार्ट में ये 86 तो मैं नहीं करा रही हूं, रिलेटिंग टू पनिशमेंट वो आप खुद कर लोगे। और हमने यहां पर किया है सेक्शन नंबर 87। 87 में हमने देखा है कोई भी ओमिशन हो गया, ओमिशन मतलब भूल हो गई, भूल गया, ओमिट कर दिया, 300 दिनों के अंदर सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो ऐसे केस में अब आप ROC के पास नहीं जाओगे, किसके पास जाओगे आप? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फॉर्म नंबर कोई बताएगा क्या? CHG8। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि सच में ये जो ओमिशन था ना, दिस ओमिशन वाज एक्सीडेंटल or you have some just and equitable ground, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट फिर ROC को ऑर्डर इशू करेगा कि ये कंपनी को माफ कर दिया जाए और ये कंपनी का सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड किया जाए, और अकॉर्डिंगली थिंग्स विल बी डन। सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 87। ओके, 87 दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। एक तो है देयर वाज एन ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल जाना। क्या भूल गए आप? सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करना। बट इफ यू सी देयर इज ऑल्सो बी पॉइंट ओवर हियर। बी पॉइंट कहता है इफ देयर वाज अ मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट मतलब आपने गलती से गलती कर ली है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी है। कब गलत इंफॉर्मेशन दी है? फॉर्म फाइल करते वक्त। कौन सा फॉर्म फाइल करते वक्त? रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। जब आप चार्ज क्रिएट करते हो CHG1, जब आप चार्ज को मॉडिफाई करते हो CHG1, और चार्ज जब सेटिस्फाई होता है CHG4, वो फॉर्म भरते वक्त आपने कुछ गलती कर ली थी, मिस्टेक हो गया था, मिस स्टेटमेंट हुआ है, उसको भी अगर आपको करेक्ट करना है ना, आप CHG8 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट करते हो। सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल है, बट यहां पे एप्लीकेबल है अगर मिसस्टेटमेंट हुआ है रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स रिलेटिंग टू क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन, तब भी आप CHG8 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट करते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है ये जो मिसस्टेटमेंट था ये एक्सीडेंटल था, कोई जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, तो आपकी गलती को माफ किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट ROC को इन्फॉर्म करेगी कि ओरिजिनली जो फॉर्म भरा था ना उसमें ये सारी गलतियां है, आप भी अपना रिकॉर्ड जो है अकॉर्डिंगली अपडेट कर दीजिए। ठीक है? ओके, और लास्ट एक दो सेक्शंस है, लेट्स चेक इट आउट। पावर ऑफ द रजिस्ट्रार, सेक्शन नंबर 83 दिख रहा है, टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कंपनी। इसके ऊपर एक आई थिंक लिखवा है क्या मैंने, कोई PPT? नहीं, ठीक है, मैं बताती हूं आपको। ये सेक्शन बहुत इजी सेक्शन है। ये सेक्शन कहता है ROC को अगर ऐसा कोई एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है कि जो कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया था ना वो सेटिस्फाई हो चुका है, तो ऐसे केस में सेटिस्फैक्शन
के बारे में इंफॉर्म करने की जिम्मेदारी तो कंपनी की थी, बट कंपनी ने सेटिस्फैक्शन के बारे में आरओसी को इंफॉर्म नहीं किया है। ना कंपनी ने किया है, ना चार्ज होल्डर ने किया है, बट आरओसी को किसी और व्यक्ति से ये इंफॉर्मेशन मिली। क्या इंफॉर्मेशन मिली? कि ये जो चार्ज क्रिएटेड था अब वो सेटिस्फाई हो चुका है। तो आरओसी अपने आप से स्यू मोटो ऑन इट्स ओन सेटिस्फैक्शन की एंट्रीज जो है अपने बुक्स में कर सकती है। और जैसे ही सेटिस्फैक्शन की एंट्रीज आरओसी अपने बुक में करती है, आरओसी 30 दिनों के अंदर दोनों भी अफेक्टेड पार्टी को इसी के बारे में इंटिमेट करती है। कौन सी दो पार्टीज अफेक्टेड पार्टीज होगी? चार्ज होल्डर और कंपनी। हाँ, एज सिंपल एज दैट। जैसे ही आरओसी ने सेटिस्फैक्शन की एंट्री करी, 30 दिनों के अंदर आरओसी दोनों भी पार्टीज जो अफेक्टेड पार्टीज है उसको ये नोटिस देगी, दैट इज द चार्ज होल्डर एज वेल एज द कंपनी, कि हमने ये क्रिएटेड चार्ज के सेटिस्फैक्शन के बारे में एंट्रीज कर ली है। और इवेंचुअली सेटिस्फैक्शन जब एंटर होता है, मैंने अभी आपको बताया फॉर्म नंबर CHG 5 आरओसी जो है वो इश्यू करता है। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है आपके हिसाब से? आप बताओ मुझे कि चार्ज सेटिस्फाई हो चुका है। हाँ, ओके, कोर्ट का ऑर्डर और कुछ, जैसे कि से फॉर एग्जांपल मैंने कोई एसेट खरीदी है किसी दूसरी कंपनी से, ठीक है, और जब मैंने एसेट खरीदी है किसी कंपनी से, मैंने पहले कंपनी को बोला है ये जो एसेट मैं खरीद रही हूं ना आपसे, इसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है इन फेवर ऑफ द बैंक। तुम क्या करो, सारे के सारे ड्यूज रिपे कर दो, ये एसेट को चार्ज फ्री कर दो, और उसके बाद तुम मुझे ये एसेट बेचो, देन आई विल परचेज दिस पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, अब क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, सारे ड्यूज दे दिए, एसेट चार्ज फ्री हो गई, और अब मैंने क्या किया, वो एसेट को अक्वायर कर दिया। बट मेरी दिल की धड़कनें अभी भी तेज है, धक धक कर रही है। मैं कह रही हूं, मैं जानती हूं कि कंपनी ने सारे ड्यूज जो है वो बैंक को दे दिए हैं, आरओसी के रिकॉर्ड में अभी भी चार्ज इज स्टिल अलाइव, आरओसी के पास सेटिस्फैक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तब फिर मैं क्या करूंगी, मैं आरओसी के पास जाऊंगी एविडेंस लेके, प्रूफ लेके कि हे आरओसी देखो, ये कंपनी की ये एसेट थी जिसके ऊपर ये बैंक के फेवर में चार्ज था, बट देखो मेरे पास सारे बैंक स्टेटमेंट्स है कंपनी के, कंपनी ने ये सारे ड्यूज रीपे कर दिए, जिसके बाद कंपनी से मैंने ये एसेट खरीदी है, अब ये एसेट कंपनी की भी नहीं रही है, ये एसेट मेरी बन चुकी है। तो मैंने तो प्रूफ कर लिया ना आरओसी को कि ये एसेट के ऊपर जो चार्ज क्रिएटेड था अब सेटिस्फाई हो चुका है। बट ना कंपनी ने बताया ना चार्ज होल्डर ने बताया, क्योंकि दोनों को कुछ लेना देना नहीं है। चार्ज होल्डर को उसका पैसा मिल गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी ने तो एसेट ही बेच दी, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में से किसी ने भी आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया। तब मैं आरओसी के पास जाऊंगी एविडेंस लेते हुए और कहते हुए, हे आरओसी देखो, ये चार्ज क्रिएटेड था बट आज सेटिस्फाई हो चुका है। आई बात समझ में? तो ऐसा कोई भी एविडेंस जब आरओसी को मिलता है ना, आरओसी खुद होके भी क्या कर सकती है, सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड कर सकती है। विल इन्फॉर्म दिस about to the two affected parties and will also issue a certification relating to satisfaction of the charge. आरओसी के पास भी ये पावर है, अगर कोई आरओसी के पास आता है प्रूफ लेकर। ठीक है, वेरी गुड। और एक लास्ट सेक्शन बचता है, दैट इज सेक्शन नंबर 84, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर। रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि सेटिस्फैक्शन के बारे में रिकॉर्ड कंपनी खुद लेके जाती है ना। 30 दिनों के अंदर कंपनी की जिम्मेदारी थी कि अगर सेटिस्फाई हो गया है, आप आरओसी के पास CHG 4 लेके जाओ। गई क्या कंपनी? नहीं गई। गया क्या चार्ज होल्डर? नहीं गया। तो आरओसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है सेटिस्फैक्शन के बारे में। आप प्रूफ कर रहे हो आरओसी को कि ये चार्ज सेटिस्फाई हो गया, सो यू आर सपोज टू टेक द प्रूफ एविडेंस एंड गो टू द आरओसी। हाँ, नहीं पता चलेगा, बट उसमें नुकसान आपका रहेगा
So why will you let that happen with yourself? समझ रहे हो आप भी अगर आरओसी के पास नहीं गए ना, तो आरओसी की बुक्स में इट विल स्टिल बी शोन दैट दिस चार्ज इज स्टिल अलाइव, बट उसमें नुकसान किसका होगा? आपका होगा, क्योंकि अब एसेट आपने अक्वायर कर दी है. सो व्हाई वुड एनीवन वांट टू डू दैट? आप इज्जत में एविडेंस बताओगे आरओसी को एंड यू विल गेट द सैटिस्फैक्शन रिकॉर्डेड, क्योंकि अब ये आपकी एसेट हो गई है ना. चेक चेक चेक. यहां पे कोई शो कॉज नोटिस नहीं है, क्योंकि यहां पे आप एविडेंस लेके जा रहे हो ना. यू आर ऑलरेडी प्रूविंग इट. किसी को भी 14 डेज नोटिस नहीं जाएगी, ना कंपनी को ना चार्ज होल्डर को. बट आरओसी भी आप समझो ना, आरओसी भी सेटिस्फैक्शन तभी रिकॉर्ड करेगा जब वो खुद कन्विंस्ड है अबाउट द सेटिस्फैक्शन. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर वो खुद ही कन्विंस नहीं है, वो क्यों सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करेगा? और अगर वो कन्विंस्ड है, वो शो कॉज नोटिस क्यों देगा? तो यहां पे शो कॉज नोटिस नहीं आती है. ठीक है. एक लास्ट सेक्शन है विच इज सेक्शन नंबर 84, इंटीमेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजर. ये सेक्शन कहता है कोई भी पर्सन को अगर कोर्ट से ऑर्डर मिलता है दैट ही इज बीन अपॉइंटेड एज द रिसीवर, रिसीवर मतलब लिक्विडेटर, उसको हम ऑफिशियल अजाइनी, ऑफिशियल रिसीवर, लेमैन लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं लिक्विडेटर. लिक्विडेटर कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट. आपको पता है कब अपॉइंट होता है लिक्विडेटर? हाँ, जब कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, तब कोर्ट क्या करता है? लिक्विडेटर अपॉइंट करता है. जो लिक्विडेटर क्या करता है? एसेट्स को बेच के लायबिलिटीज को करता है रीपे. तो देखो ना यहां पे क्या हुआ है. कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और कोर्ट के ऑर्डर के बाद लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, और ये लिक्विडेटर कंपनी के बिहाफ पे अपॉइंट हुआ है. तो एक तो अ रिसीवर हैज बीन अपॉइंटेड. रिसीवर मतलब लिक्विडेटर, ऑफिशियल अजाइनी, ऑफिशियल रिसीवर या लिक्विडेटर कह सकते हैं. या तो कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है टू मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. ओके, तो ये जो व्यक्ति है जो अपॉइंट हुआ है प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए या लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट हुआ है, इस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर, इस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर ओके सबमिट करना होता है. ये देखो, एक फॉर्म टू द कंपनी एज वेल एज द आरओसी. ये आप एग्जाम्पल बाद में लिखना, पहले सेक्शन देख लेना. जैसे ही कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है एज अ लिक्विडेटर और एज अ मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ये व्यक्ति जो अपॉइंट हुआ है कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ओके या एज अ मैनेजर, उसको 30 दिनों के अंदर क्या करना होता है? कंपनी को भी और आरओसी को भी सबमिट करना होता है उसका अपॉइंटमेंट लेटर या कोर्ट का ऑर्डर. ओके, और जैसे ही उसने उसका काम कर लिया, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, ही सीजेस टू बी द मैनेजर और ही सीजेस टू बी द लिक्विडेटर, तब भी वापस से आप कंपनी और आरओसी को इस बारे में इंटिमेट करोगे कि अब मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी कर ली है एंड नाउ आई सीज टू होल्ड सच एन अपॉइंटमेंट. ये एग्जाम्पल देखो यहां पे क्या हुआ है. इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है. आई डोंट थिंक सो इंस्टीट्यूट विल इवन आस्क अ क्वेश्चन इन दीज सेक्शंस. देखो, एचडीएफसी बैंक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लोन दिया, बट दिस लोन इज अ सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड ऑन रिलायंस की लैंड एंड बिल्डिंग. रिलायंस ने डिफॉल्ट किया. अब बताओ, अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है क्या होता है? बोलो बोलो. नहीं, पेनल्टी नहीं होता है. बट क्या कर रहे हो तुम? व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? आपने एचडीएफसी से लोन लिया, लोन लिया से आपकी घर की सिक्योरिटी पे. हाँ एग्जैक्टली. अगर आपने लोन के अमाउंट को रीपे नहीं किया, एचडीएफसी बैंक क्या करेगी? आपके घर को बेच देगी और एचडीएफसी बैंक अपने ड्यूज
रिकवर करेगी. दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी. इसीलिए तो हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, ताकि ये बंदा सिक्योर्ड रहे, द बैंकर. यहां पे रिलायंस ने लोन लिया है, बट रिलायंस ने जो लोन लिया है, दिस लोन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग. रिलायंस अगर डिफॉल्ट करती है लोन के अमाउंट को रीपे करने के लिए, क्या होगा? हाँ, एचडीएफसी बैंक लैंड एंड बिल्डिंग को बेच देगी और अपने ड्यूज रिकवर कर लेगी. बट बेचने के लिए हमें अपॉइंट करना पड़ता है मैनेजर. कौन अपॉइंट करेगा? हम मैनेजर, है ना. तो एचडीएफसी बैंक अपॉइंट करेगा एक मैनेजर को. मैनेजर तब अपॉइंट होता है जब आपने लोन के अमाउंट को रीपे करने में कर दिया डिफॉल्ट. बराबर. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, यहां पे तो रिलायंस ने सिर्फ डिफॉल्ट किया है, बट अगर रिलायंस इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई तो मैनेजर अपॉइंट नहीं होगा, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा. और लिक्विडेटर एचडीएफसी बैंक अपॉइंट नहीं करेगी, लिक्विडेटर कोर्ट अपॉइंट करेगा. आपके केस में अगर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है या कोई मैनेजर अपॉइंट हुआ है, लिक्विडेटर तब जब कंपनी इंसॉल्वेंट हुई है, मैनेजर तब अपॉइंट होता है जब कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हुई है बट कंपनी ने रीपेमेंट में किया है डिफॉल्ट. तो ये जो मैनेजर है जो अपॉइंट हुआ है, या ये जो लिक्विडेटर है जो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा अपॉइंट हुआ है, इसको इन्फॉर्म करना पड़ता है आरओसी को एज वेल एज द कंपनी. कंपनी को भी बताएगा क्योंकि कंपनी को इस बारे में नहीं पता है, और आरओसी को भी बताएंगे कि देखो हम जो है अपॉइंट हुए हैं आपके कंपनी के लिक्विडेटर की तरह या मैनेजर की तरह, क्योंकि आपने कर दिया है डिफॉल्ट, या तो आप हो चुके हो इंसॉल्वेंट, जैसा भी केस रहेगा. और फिर वो अपना काम करेगा, एसेट को बेचेगा, जितना एचडीएफसी के ड्यूज थे उतना ड्यूज एचडीएफसी को देगा, सरप्लस कंपनी को दे देगा. उसका काम पूरा हो गया. जैसे उसका काम पूरा हुआ है वो वापस से बताएगा आरओसी को भी और कंपनी को भी, नाउ आई हैव सीज्ड टू बी द मैनेजर, now I have ceased to be the liquidator and I no more hold this position. Understood? So this is what this section is talking about. इसका फोटो अगर लेना चाहते हो वर्चुअल किड्स आप ले सकते हो. हिशिता हो या नहीं? एंड व्हाट अबाउट अदर्स? कहां खो गए आज आप सब? हाँ, मैनेजर चार्ज होल्डर अपॉइंट करे. चार्ज होल्डर को आप इन्फॉर्म नहीं कर रहे बेटा, आप कंपनी और आरओसी को इन्फॉर्म कर रहे हो. किसको इन्फॉर्म कर रहे हो? देखो, कंपनी एंड आरओसी को ना. सो हाउ विल द कंपनी नो कि चार्ज होल्डर ने कोई मैनेजर को अपॉइंट किया लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने के लिए? दिस पर्सन विल हिमसेल्फ इन्फॉर्म द कंपनी एज वेल एज द आरओसी. ओके. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6. क्वेश्चन बैंक है बेटा आप लोगों के पास? आ जाइए ना क्वेश्चन बैंक पे. ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है, फटाफट हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको. चैप्टर 7 और चैप्टर 4 बस वो दो चैप्टर्स है जो काफी लेंदी चैप्टर्स है. ऐसा कुछ नहीं बोल सकते. आजकल तो इंस्टीट्यूट कोई भी कोने कोने पे सवाल पूछ रहा है. बहुत मतलब इंस्टीट्यूट बहुत पर्टिकुलर हो चुका है. हाँ हाँ, बहुत छोटे पॉइंट पे पूछते. अर्लियर इंस्टीट्यूट तो भी जनरल जनरल पॉइंट्स पे सवाल पूछता था. इन दिनों पे तो कुछ भी ऐसा भी पूछ सकता है. प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, उसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है, उसको रजिस्टर करना है या नहीं, कुछ डेज नहीं, कुछ फॉर्म नहीं, कुछ नहीं. प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, तो क्या ही कहूं मैं अभी आपको. क्वेश्चन 1 तो हमारा हो चुका था ना. देखो, जैसा आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स था
रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स था, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स था, वैसे ही एक होता है रजिस्टर ऑफ चार्जेस जो कंपनी मेंटेन करती है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, जहां पे कंपनी सारी डिटेल्स लिखती है कि उसने कौन सी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है, किसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया है, क्या अमाउंट के लिए चार्ज क्रिएटेड है। एक रजिस्टर है जो कंपनी खुद मेंटेन करती है, एंड देयर इज वन मोर रजिस्टर दैट द आरओसी मेंटेन्स। आरओसी भी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जिसमें आरओसी अपने एंड पे सारी डिटेल्स लिखती है, कौन सी कंपनी ने किसके फेवर में क्या अमाउंट के लिए कौन सी एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया है। दोनों भी लोग ये रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं। अब अगर मैं कंपनी की मेंबर या क्रेडिटर हूं ना, मैं इस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकती हूं फ्री ऑफ कॉस्ट ड्यूरिंग द रीजनेबल बिजनेस आवर्स। ओके, अगर मैं कौन हूं, मेंबर या क्रेडिटर। ये देखो ना, इस पेज पे आओ ना, पेज नंबर 101 आपकी क्वेश्चन बैंक के। हर एक कंपनी, देखो इसके ऊपर भी सवाल पूछ लिया, कीप्स अ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। Where shall it keep its register of charges? At the company's registered office. और ये जो register of charges है ना, it shall be open for inspection obviously during business hours. ऐसा नहीं है रात के 12 बजे सुबह के 5 बजे आ गए आप, ऐसा नहीं। और ये भी register it can be inspected by any member or creditor without payment of fees. ये वो रजिस्टर की बात है जो कंपनी मेंटेन कर रहा है। ओके, बट मेंबर और क्रेडिटर के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी इन रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है, बट ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। अरे 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 अरे, ठीक है। और इसमें और एक सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 में, what is the time limit for the registration of charge with the registrar? Come on yaar, 77 section number. What is the time limit for registration of charge with the registrar? Bolo. 30 days. 30 days from where? Creation. 30 days हो गए, हाँ, तो 60 days from where? हाँ, creation of charge by giving additional fees. 60 days हो गए, फिर भी charge आपने created register नहीं किया, additional 60 days ad valorem basis पे आप फीस दोगे, हाँ है ना। और ये रजिस्टर ऑफ चार्जेस कहां रखा जाता है? वेयर इज इट केप्ट? रजिस्टर्ड ऑफिस। हु हैज द राइट टू इंस्पेक्ट दिस रजिस्टर ऑफ चार्जेस? कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के क्रेडिटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड एनी अदर पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। ओके, क्वेश्चन 1-2 हो चुका है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कहता है, आज हमने सेटिस्फैक्शन के बारे में पढ़ा था, सेक्शन नंबर 82 वाज रिलेटिंग टू सेटिस्फैक्शन। यूजुअली कौन सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करता है? आरओसी के पास करते हो आप रिकॉर्ड, बट कौन लेके जाता है फॉर्म? नहीं, कंपनी लेके जाती है ना। कौन लेके गया? ये देखो, कंपनी लेके गई आरओसी के पास CHG 4 विद इन 30 days ऑफ सेटिस्फैक्शन। और तब आरओसी क्या करता है, क्योंकि कंपनी लेके गई है ये इंफॉर्मेशन, आरओसी डायरेक्टली कंपनी की बात नहीं मानता है। आरओसी क्या करेगा, 14 days प्रायर शो कॉज नोटिस देगा, बराबर ना, हाँ है ना। अब सुनो, यहां पे हुआ क्या है, एक केस ऐसा हुआ है जहां पे क्या हुआ है, कंपनी गई है सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आरओसी के पास, बट जब कंपनी गई है आरओसी के पास सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने चार्ज होल्डर का भी कंसेंट लिया है रिलेटिंग टू द सेम। तो अब कंपनी भले ही आरओसी के पास जा रही है, कंपनी आरओसी के पास जाते वक्त चार्ज होल्डर का भी कंसेंट लेके आरओसी के पास गई है। ऐसे केस में आरओसी को फिर वो 14 days की शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। शो कॉज नोटिस आप तब देते हो जब सिर्फ कंपनी के साइड से इंफॉर्मेशन मिला है,
यहाँ पे कंपनी अपना होमवर्क करके आई है, कंपनी तो गई है बट उसने क्या किया है, चार्ज होल्डर का भी कंसेंट बाय वे ऑफ सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर जब आप करते हो इट मींस यू आर ऑथेंटिकेटिंग दैट डॉक्यूमेंट, तो तब आपको शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा 1 मार्क का छोटू सा सवाल आ गया था, द आरओसी इज नॉट बाउंड टू इश्यू अ नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज if the company gives intimation of satisfaction of charge in the specified form and signed by the holder. Is this statement true or is this statement false? So the answer to this question is true. मैं आपको एक जुगाड़ बताती हूँ, इंडियन जुगाड़ ट्रिक। अगर आपको सपोज नहीं पता है इसका जवाब क्या है, अब जवाब 2 ही हो सकते हैं, 50-50 प्रोबेबिलिटी, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। अब आपकी गट फीलिंग कह रही है दैट द आंसर इज ट्रू। सबसे पहले आप लिखोगे द अबव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब अगर ट्रू है तो जो स्टेटमेंट दिया है वही उसका जवाब है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सच में इट वर्क्स। आप क्या करना, स्टेटमेंट तो ट्रू है, मतलब इंस्टीट्यूट ने जो स्टेटमेंट डाला है वही एक्चुअल लॉ का प्रोविजन है, तो आप लिखोगे द अबव गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, या द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन इज ट्रू because the ROC is not bound to issue a notice to the holder of charge if the company gives the intimation of satisfaction in the specified form which is signed by the charge holder. थोड़ा सा घुमा दिया और उसको यहां पे जैसे नॉर्मल स्टेटमेंट है, यहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस स्टेटमेंट को बोलना है। हाँ, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आरओसी के पास कंपनी आई है और उसने स्पेसिफाइड फॉर्म और सिग्नेचर चार्ज होल्डर का लिया है तो फिर शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यही स्टेटमेंट को मैंने अफर्मेटिव मैनर में आंसर में लिख दिया और लिख दिया ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अगर आपको लगता है फॉल्स है, आपकी गट फीलिंग कह रही है फॉल्स है, सिर्फ यहां पे लिख दो द आरओसी इज बाउंड, नॉट के बदले इज बाउंड, फुल 1 मार्क इनटू योर पॉकेट। सच में तो ये ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू आर सपोज टू कंपल्सरी अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। आपकी गट फीलिंग के हिसाब से ट्रू फॉल्स जो भी आप लिख दो, ट्रू है तो क्वेश्चन को वैसे के वैसे आंसर के रूप में लिख दो, और अगर फॉल्स है तो ना को हाँ कर दो या हाँ को ना कर दो, ऑपोजिट कर दो, एंड द आंसर इज डन। समझ में आई बात? तो ये बहुत यूजफुल जुगाड़ है, क्योंकि बाद में 1-1 मार्क बहुत काउंट करता है, और ऐसे आंसर्स पे ना यू गेट फुल मार्क्स। जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं 3-3, 4-4 मार्क के, वहां पे तो आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको 4 में से 4 मिलेंगे या 3 में से 3 मिलेंगे। ये ट्रू और फॉल्स में से सपोज आपका तुक्का सही निकल गया, ट्रू लिख दिया और वो स्टेटमेंट वैसा का वैसा कॉपी कर दिया, फुल 1 मार्क्स इनटू योर पॉकेट, क्योंकि आपने एग्जैक्ट लीगल लैंग्वेज वैसे के वैसे अपने आंसर में उतारी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही वैसा था। आ रही है बात समझ में? तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना जरूरी है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर रहा ना, ये एक एक करके बहुत सारे मार्क्स जो है ना आपके सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट्स भी बीच में पढ़ लिए हैं थ्रू द क्वेश्चन बैंक। एक तो रजिस्टर ऑफ चार्जेस कहां पे मेंटेन किया जाता है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे। मेंबर और क्रेडिटर उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके अलावा किसी को इंस्पेक्ट करना है करो, बट ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस। बट इंस्पेक्शन विल ओनली हैपन ड्यूरिंग द रीजनेबल बिजनेस आवर्स, है ना। और साथ साथ हमने देखा है कि सेटिस्फैक्शन के बारे में जब कंपनी जाती है आरओसी के पास, आरओसी शो कॉज नोटिस देती है चार्ज होल्डर को 14 डेज, जिसके बाद ही आरओसी सेटिस्फैक्शन को रिकॉर्ड करती है। बट आरओसी को शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कब देने की जरूरत नहीं है? अगर कंपनी ने आरओसी को सेटिस्फैक्शन के बारे में इंफॉर्म किया है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड टेकिंग द सिग्नेचर ऑफ द चार्ज होल्डर। ठीक है, वेरी गुड। DN Limited hypothecated its plant to a national hypothecation movable property, but possession transfer नहीं हो रहा है। hypothecation क्रिएट करना क्या चार्ज क्रिएट करने के बराबर है? तो ये ICI आपको नहीं बोलेगा, ये आपको समझना है थ्रू द क्वेश्चन कि अगर प्रॉपर्टी हाइपोथिकेट, आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है हाइपोथिकेशन के बदले में लिखा है प्लेज,
मॉर्गेज, जरूरी थोड़ी ना डॉट टू डॉट वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में है, तो आपको दिमाग लगाना है। देखो हमारा पहला ही स्लाइड था, चार्ज, मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन, कुछ भी क्यों ना हुआ तीनों में से, इसका ये मतलब है आईसीआई कहना चाहता है कि कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ बैंक, और हमारी जो कंपनी है जिसके केस के बारे में हम देख रहे हैं वो है DN लिमिटेड। ठीक है, टू अवेल अ टर्म लोन द कंपनी रजिस्टर्ड द चार्ज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, द कंपनी सेटल्ड द टर्म लोन इन फुल। सेटल हो गया है मतलब ये किसके बारे में क्वेश्चन है, इज इट रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिएशन, or is it relating to modification, or is it relating to satisfaction? Very good. So the term loan was settled in full. The company requested the bank to issue a letter confirming the settlement of the term loan. The bank did not respond to the request. State the relevant provisions of the Companies Act to register the satisfaction of charges in the above circumstances. So बताओ, state the provisions relating to the registration of satisfaction of charge. Section number 82. कंपनी किसके पास जाएगी, आरओसी के पास, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, फॉर्म नंबर CHG4, बट आरओसी 14 days prior show cause notice देगी to the charge holder, after which it will record the satisfaction. हाँ या ना, वही लिखा है, नहीं 30 days और वो सब बोलना पड़ेगा ना बेटा आपको। हाँ तो वो आपको ढूंढना पड़ता है ना, बट एग्जाम के प्रेशर में और टेंशन में नहीं दिखता है आपको, सारी इररिलेवेंट चीजें आपको दिखाई देगी, और जो रेलेवेंट है वो स्किप कर लोगे आप, वो भी आपको समझाना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ आई थिंक द आंसर इज रॉन्ग ना, यहाँ पे तो ये, if the charge is not registered within 30 days of creation of the charge, the registrar may, on application by the company, allow such registration to be made within a period of 300 days. लिख लो, of creation, ये कैंसिल कर दो, another 30 days on the payment of additional fees, है ना। क्वेश्चन 5 कल हमारा हो चुका था क्या, आई थिंक हो चुका था, क्वेश्चन 6 भी हो चुका था, 7 भी हो चुका था, बराबर 8 होमवर्क था। अब ये देखो, आरटीपी 2020 में ये सवाल पूछा है, देखो आप बोल रहे थे ना मैम इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आरटीपी में ये सवाल पूछा, हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा जाए, व्हाट आर द पावर्स, किसने सोचा था सेक्शन 83 के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछेगी, आज जो हमने किया है ये वाला, ये सेक्शन 83, पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज रिलेटिंग टू द सैटिस्फैक्शन, उसके ऊपर सवाल पूछ लिया आईसीआई। What are the powers of the registrar to make the entries of satisfaction and release of charges in the absence of any intimation from the company? तो वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, कंपनी ने और चार्ज होल्डर ने सैटिस्फैक्शन के बारे में आरओसी को इंटिमेट नहीं किया है, ऐसे केस में आरओसी खुद भी क्या कर सकता है, सैटिस्फैक्शन रिकॉर्ड कर सकता है, अगर उसे कुछ एविडेंस मिला है फ्रॉम अ पर्सन रिलेटिंग टू द सैटिस्फैक्शन। तो अगर किसी से हमें एविडेंस मिलता है, ओके, तब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, आरओसी के पास जा सकते हैं, और आरओसी क्या करेगा, इसी सैटिस्फैक्शन के बारे में रिकॉर्ड कर लेगा। यस और नो गाइस, इफ द डेट हैज बीन सैटिस्फाइड इन होल, द प्रॉपर्टी हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम चार्ज, तो ऐसे केस में भले ही कंपनी ने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उसके बावजूद रजिस्ट्रार जो है वो सैटिस्फैक्शन के बारे में रिकॉर्ड कर सकता है, और जैसे उसने सैटिस्फैक्शन के बारे में रिकॉर्ड किया, क्या अफेक्टेड पार्टीज को 30 दिनों के अंदर इंफॉर्म किया जाएगा, अरे बोलो ना,
और सर्टिफिकेशन भी इशू किया जाएगा रिलेटिंग टू सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। सर्टिफिकेट दिया जाता है इन फॉर्म नंबर CHG 5। ठीक है, क्वेश्चन 12 भी आपका होमवर्क के लिए था ना। ये एक पनिशमेंट का क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में पूछा है, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर आपको पनिशमेंट्स कितने याद रहेंगे और आप कितना लिख पाओगे। और ये वापस से हम घूम फिर के वही 77 पे आ गए। रेणुका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड on 2nd May 2022 realized that the particulars of charge created on 10th March in favor of Sankalp Commercial Bank Limited were not registered with the ROC. तो चार्ज कब क्रिएट हुआ है? 10th मार्च। आज हम कौन से दिन पे है? 2nd of May। बराबर ना? कितने दिन हो चुका है? मार्च के 20 दिन, पूरा अप्रैल का महीना और मई के 2 दिन। बराबर बराबर ना? क्या 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं? क्या हुआ? हाँ, तो 31 माइनस 10 कितना हुआ? 21 प्लस अप्रैल के पूरे 30 दिन। कैसे 53 हो रहा है? मार्च के कितने दिन? 21। अप्रैल के कितने? तो कितना हुआ? 51 हुआ। और मई का एक दिन 52। बस, तो 30 दिन तो हो चुके हैं ना। 30 दिन हो चुके हैं, बट 60 डेज अभी तक नहीं हुए हैं। तो कैसा होगा ये चार्ज रजिस्टर? एडिशनल फीस देकर आप CHG 1 में ही क्या ROC के पास चार्ज को रजिस्टर करोगे? वी आर विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज हो चुके हैं, बट 60 डेज नहीं हुए हैं। बट इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है, अगर 7 जून को हमें हमारी गलती समझ में आती तो हम क्या करते? 7 जून, तो चार्ज क्रिएट हुआ है 10th मार्च को, मार्च के 21 दिन, अप्रैल के 30 दिन, अप्रैल, मई के 31 डेज, कितने हुए दिन? 81 प्लस 7 88 डेज। बराबर ना? तो 60 डेज हो गए। एडिशनल 60 डेज के पीरियड में अब हम आ जाएंगे, वो फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज बाय एड वल्नरम बेसिस फीस का पेमेंट। कुछ समझ में आया? वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? है ना? तो यहां पर अगर आप चार्ज को रजिस्टर करना चाहते हो, ROC के पास ही जाओगे, ओके, बट यू विल हैव टू गिव सफिशिएंट रीजंस for not getting the charge registered within the original time frame, and plus you will have to give fees on ad valorem basis. Okay, बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क की तरह कर लेना। मेरे साइड से इतना ही होगा इस चैप्टर में। कल हम लोग शुरुआत करेंगे विद अ न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच। कल ना, कल क्लास होगी या नहीं होगी? कल के बारे में मैं आपको बताती हूँ, फिर ग्रुप में इन्फॉर्म करती हूँ। कल रिजल्ट है ना फाउंडेशन का, इन्फॉर्म करती हूँ मैं, ठीक है? प्रोविजन तो आपको जैसा एक्ट में लिखा है वैसा का वैसा आप लिखोगे। नहीं, स्टैंडर्ड आंसर नहीं रहता। फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से प्रोविजन के ऊपर सवाल पूछा है, यू रादर नॉट राइट द आंसर, क्योंकि आप गलत लिखोगे तो और ऐसे एग्जामिनर को ऐसा। हाँ, तो प्रोविजन ही ना बेटा, प्रोविजन ही तो सबसे मेन पार्ट है आंसर का। तो एग्जामिनर को उल्टा और ये लगेगा बच्चे ने पढ़ा नहीं और कचरा लिख के आ रहा है, तो उससे तो अच्छा जितना आता है उतना आप लिख दो, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कल के बारे में हम ग्रुप में इन्फॉर्म कर लेंगे। ओके, बाय बाय।